वी वर स्टडिंग रिसर्च एथिक्स। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो रिसर्च एथिक्स है उसकी क्या क्या अप्रोचेज होती हैं। तीन तरीके की रिसर्च की अप्रोचेज है हमारे पास। पहली अप्रोच कौन सी है? जो पहली अप्रोच है जिसको आप बोलते हो डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच। डिओन्टोलॉजिकल के अंदर आप क्या करते हो? डिओन्टोलॉजी के अंदर आपका मेन फोकस होता है किस चीज पे? यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे क्या करते हो? फोकस करते हो। वो प्रिंसिपल्स जो यूनिवर्सल, जो हर जगह पर एप्लीकेबल होते हैं, जो हर जगह पर एप्लीकेबल है, उसका कोई किसी देश के साथ, किसी कल्चर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो यहाँ पर एप्लीकेबल है तो वो दूसरी जगह पर भी एप्लीकेबल होंगे, अगर वो वहाँ पर एप्लीकेबल है तो वो तीसरी जगह पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो वो सबके लिए एक समान रूप से काम करते हैं, एक ही तरीके से उनका जो सिस्टम है वो क्या करता है? काम करता है। देन आता है एथिकल स्केप्टिज्म। एथिकल स्केप्टिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कल्चर। अकॉर्डिंग टू कल्चर, हर कल्चर या अकॉर्डिंग टू, रिलेटिव है तो अकॉर्डिंग टू पर्सन भी हो सकता है, यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ पर अगर वो प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं तो यहाँ पर उनका अलग कॉन्टेक्स्ट है, और कहीं और जगह पर अगर वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहाँ पर उनका कॉन्टेक्स्ट होगा, वो क्या होगा? वो अलग होगा। तो यहाँ पर अलग है, किसी दूसरी जगह पर अलग है, तो आप इसके अंदर किस कौन सी वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हो? कल्चरल वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर बेसिकली कल्चरल वैल्यूज। हम कल्चरल वैल्यूज को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। देन तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर हम ये कंसीडर करते हैं कि उस रिसर्च से होने वाले बेनिफिट्स उस रिसर्च की कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए, कि जो हमें उस रिसर्च से होने वाले बेनिफिट हैं वो ज्यादा होने चाहिए, और उस रिसर्च में जो हमारी लगने वाली कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए? वो कम होनी चाहिए। तो हम कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है? वी सिंपली कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। हम कॉस्ट और बेनिफिट्स को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो ये चीज है, कम से कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न विद द मिनिमम कॉस्ट। कम से कम पैसा लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आगे देखें, रिसर्च के मेन स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? जिनका रिसर्च के साथ कोई लेना देना है, मतलब जो इंटरेस्टेड है रिसर्च। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? जो रिसर्च के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए। तो रिसर्चर खुद तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसने तो रिसर्च करनी है। दूसरा, द सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट्स, वो जो सब्जेक्ट है या जो रिसर्च का हिस्सा बने हुए हैं वो पार्टिसिपेंट्स। द रिसर्चर और नॉलेज कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है वो यूनिवर्सिटी जहाँ से रिसर्च किया जा रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज जो उस रिसर्च को रेगुलेट कर रही हैं, पब्लिशर जिन्होंने उस रिसर्च को पब्लिश करना है, और एंड में जो वो थीसिस है या वो जो रिसर्च हो रही है वो सोसाइटी ओरिएंटेड हो रही है, तो उसका सीधा लेना देना किसके साथ है? उसका लेना देना सोसाइटी के साथ है। नहीं, हायरार्की कुछ नहीं है, ये उसका लेना देना किसके साथ है? रिसर्च के साथ है, कि भाई वो रिसर्च की सोसाइटी है जहाँ यूनिवर्सल बाद में आप देखते। तो मतलब क्या हुआ? जो भी बंदा रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, उसके साथ कुछ लोग होंगे डायरेक्टली जुड़े होंगे, कुछ लोग इनडायरेक्टली जुड़े होंगे, और सोसाइटी है वो एट अ लार्ज जुड़ी होती है। तो ये सब लोग क्या होते हैं? रिसर्च के स्टेक होल्डर होते हैं। तो मतलब अगर रिसर्च में कुछ भी होता है, रिसर्च के अंदर कुछ भी चीजें चेंज होती हैं, कुछ भी वेरिएशन अगर हमें देखने को मिलती है, कुछ चेंज देखने को मिलता है, कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है, तो उसके पीछे
इस इन सारे लोगों पे क्या होता है, असर पड़ता है। इन सारे लोगों पे क्या होता है, इस चीज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर होता है। ठीक है, अब रिसर्च को लेके एक रिपोर्ट है, बेलमेंट रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या है, कैसे है, ये तो आप लोगों को कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। 3 से 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट टू पर्सन, मतलब इसने 3 प्रिंसिपल दिए हैं, RPJ याद रखो। अंदर क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं है कि कुछ रिस्पेक्ट फॉर पर्सन की बात की है। B मतलब बेनिफिशियरी, कौन कौन उस रिसर्च के साथ किस किस को बेनिफिट होने वाला है। और J फॉर का मतलब होता है जस्टिस, कि किस किस को हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, कि जो भी हमारी रिसर्च का पार्ट बन रहा है उसको जस्टिस है वो मिलना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट और कोर्शन इज अनएथिकल। देखो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या हुआ, सिंपल तरीका है कि जब भी मैं किसी बंदे को रिसर्च का हिस्सा बनवाऊंगा तो मैं उसकी परमिशन दूंगा। ठीक है, उसे पता होगा कि वो रिसर्च का हिस्सा, रिसर्च क्या है, कैसे होने वाली है, इन सारी चीजों पे मैं क्या करूंगा, आई विल बी फोकस। मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी चीजों पे फोकस करूंगा कि मेरी जो रिसर्च है वो कैसी है, रिसर्च की परमिशन या जो भी उसके अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है या जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स है वो देखिए। कोर्शन, कोर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती करना। ठीक है, आप जबरदस्ती करते हो किसी के साथ, किसी को डरा धमका के उसको रिसर्च का हिस्सा बनाए। ठीक है, बाय फोर्स, बाय पावर, जब आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो, जब आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, तो कोर्शन इज अनएथिकल। गलत तरीके से किसी से, तो आप गलत तरीके से काम नहीं करवा, यू कांट। देन आता है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब ये वही आ जाता है आपका कि उस रिसर्च से हमें बेनिफिट कितना होने वाला है, वही जो हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करें, याद है यूटिलिटेरियनिज्म, कि हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि उस रिसर्च से होने वाले बेनिफिट्स कितने हैं, और दे शुड ऑलवेज बी मोर देन द कॉस्ट। जो रिसर्च की कॉस्ट है वो उससे हमेशा क्या होने चाहिए, दे शुड बी मोर देन रिसर्च कॉस्ट। वो रिसर्च की कॉस्ट से हमेशा क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। देन आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स। अब जस्टिस के अंदर हम रिस्क को कंपेयर करेंगे, जैसे ये बेनिफिशियंस में हम बेनिफिट को कंपेयर कर रहे थे कॉस्ट के साथ, और यहाँ पर हम बेनिफिट्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे, रिस्क के साथ, क्योंकि रिसर्च के अंदर रिस्क भी होता है। और ये भी हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे बेनिफिट रिस्क से भी ज्यादा होने चाहिए और कॉस्ट से भी ज्यादा होने चाहिए। समझ रहे हो ना, ये दोनों प्रिंसिपल घुमा फिरा के एक बात पूछे कि जो हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं they should be more than the cost and the benefits should be more than the risk. रिस्क से भी ज्यादा होना चाहिए और जो कॉस्ट है उससे भी ज्यादा, रिस्क से भी और कॉस्ट से भी, दोनों ही चीजों से हमें क्या होना चाहिए, ज्यादा एडवांटेज है वो मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। अब एक एक करके देखिए। जैसे प्रिंसिपल पहला कहता है, जैसे डिग्निटी की बात करते हैं, और बेनिफिट्स ट्रिपल घुमाएंगे रिस्क के साथ, क्योंकि रिसर्च के अंदर रिस्क भी होता है। दे शुड बी मोर देन द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स शुड बी मोर देन द रिस्क। रिस्क से भी ज्यादा होना चाहिए और जो कॉस्ट है उससे भी ज्यादा, रिस्क से भी और कॉस्ट से भी, दोनों ही चीजों से हमें क्या होना चाहिए, ज्यादा एडवांटेज है वो मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। अब एक एक करके देखिए। जैसे प्रिंसिपल पहला कहता है, जैसे डिग्निटी की बात करते हैं, लोगों के कि लोगों को डिसीजन लेने का हम राइट देते हैं, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बंदा आपकी रिसर्च में, पहली बात तो कि वो अपनी मर्जी से आपकी रिसर्च का हिस्सा बने, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, पहली बात तो। और दूसरा, अगर वो आपकी रिसर्च का हिस्सा बन भी गया तो भी वो डेटा अपने हिसाब से डिटरमाइन करके बताएगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब कि रिसर्च का हिस्सा बनने के बाद भी आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो जिस तरीके से उसको सही लगता है आप उसी हिसाब से उसका डेटा वो प्रोवाइड करें। वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा है वो उसी तरीके से प्रोवाइड करेगा, उसमें आपको फिर वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, यू कांट। राइट टू फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जब
बंदा आपकी रिसर्च का हिस्सा बनेगा तो उस रिसर्च से पहले आप रिसर्च की ए से जेड तक इंफॉर्मेशन उसको दोगे ताकि वो डिसाइड कर सके कि मुझे रिसर्च का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि क्या सच में मुझे रिसर्च का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। कुछ छुपाना नहीं है उसको, कुछ उससे छुपाना नहीं, A to Z डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करना। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। जैसे बायस है, रिसर्च के अंदर बायसनेस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। रिसर्च के अंदर बायसनेस है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च के अंदर किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस समझ रहे हो ना, कि कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो सब्जेक्टिविटी। रिसर्च के अंदर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी बायस फ्री। दूसरा, कोई कंसीलमेंट नहीं होना। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपा होना, हिडन, कि रिसर्च के अंदर आप कुछ छुपाओगे भी नहीं, है ना। जो बंदे रिसर्च का पार्ट बन रहे हैं भाई, उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जरूरी है, तो आप उनसे कुछ छुपाओगे भी नहीं। और दूसरा, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। आप कुछ उनको, उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे वो धोखे में रहे, ठीक है। आप उसके साथ मतलब गलत नहीं कर सकते, दैट्स सिंपल। यू कांट डू द रॉन्ग थिंग्स विद द पीपल। आप उनके साथ गलत नहीं कर सकते, आप उनके साथ गलत नहीं कर सकते। नहीं, इनका मीनिंग याद रखना, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना वो सिर्फ मीनिंग के बेसिस पे आता है, मीनिंग के बेसिस पे। अब पार्टिसिपेंट्स को, और रिस्क क्या हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, सिंपल है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। पहला तो, अभी तक जो चीज अनअवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। मतलब जब कोई बंदा रिसर्च करेगा तो वो उन चीजों को निकालेगा ना जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है। जिस इंफॉर्मेशन के बारे में अभी ना आपको पता है ना मुझे पता है, किसी को पता ही नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाएगी। दूसरा, कंफर्ट टू डिस्कस सिचुएशन विद फ्रेंडली पर्सन। आराम से आप उस सिचुएशन को किसी भी फ्रेंडली पर्सन के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो रिसर्चर के रिसर्च का हिस्सा बनने से आपकी खुद की जो नॉलेज है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। आपकी जो खुद की नॉलेज है वो भी क्या होती है, एनहांस हो जाती है, यू इंक्रीज योर नॉलेज। देन आता है सेटिस्फेक्शन इन हेल्पिंग अदर। दूसरों को कई बार खुशी दे के आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, और कई बार मॉनेटरी और मटेरियल गेन होते हैं। ये बेनिफिट्स नहीं है, दिस इज अनएथिकल। याद रखिएगा, यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आया था, दिस इज अनएथिकल। इसका मतलब कि कोई बंदा आपको लालच दे के अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाए तो वो क्या है, दैट इज टोटली अनएथिकल, ठीक है। वो आपको अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाए और आपको बोले कि आप आओ हमारी रिसर्च का हिस्सा बनो, तो वो टोटली क्या है, दैट इज टोटली अनएथिकल, गलत है। लेकिन जहां पर इतने सारे एडवांटेज हैं, वहां पर नुकसान या वहां पर रिस्क फैक्टर है, वो भी अपने आप क्या आ जाता है, सामने आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे, कई बार जैसे खर्चा भी होता है और फिजिकल हार्म भी हो जाता है। जैसे थक जाना, समझ रहे हो ना, बोर्डम, फटीग, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आपको यहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो। कई बार इमोशनली भी आप उस चीज़ से क्या हो जाते हैं, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। सोशल रिस्क, जैसे आपकी कोई, ये देखो ना, ये वाला टाइम भी चला जाता है। कई बार आप किसी चीज़ को बोलते हो कि प्राइवेसी रखो, लेकिन वो प्राइवेसी है वो लीक हो जाती है। वो जो प्राइवेसी है वो क्या हो जाती है, वो लीक हो जाती है। तो इस वजह से जहाँ पर एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी सारे एडवांटेज देखते हो, वहाँ पर आप लोगों को लॉट ऑफ डिसएडवांटेज भी देखने को। एडवांटेजेस के साथ आपको काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। फायदों के साथ साथ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। सोशल रिस्क वही हुआ ना, सोसाइटी से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड। अब अगर अपन एथिक्स की बात करें, अगर मैं बोलूं कि एथिक्स क्या है, एथिक्स का मतलब वही है, हु आर द स्टेक होल्डर। अभी बताया था स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ, कोई भी पर्सन जो आपकी रिसर्च के साथ डायरेक्टली या
इनडायरेक्टली लिंक किया हुआ है, जो आपकी रिसर्च के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्ट तरीके से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। द पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द रिसर्च। आर दीज ह्यूमन सब्जेक्ट, कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता ह्यूमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कई बार जानवरों की भी स्टडी करते हो, देखा होगा आप लोगों ने। उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि 1930s के टाइम पे कुछ जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उनमें उनकी डेथ हो गई थी, काफी सारे जानवरों की। तो तब कुछ रूल्स बनाए गए थे कि ठीक है, आप जानवरों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल्स, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, राइट। अब आता बेनिफिट्स एंड हार्म्स। अब देखो, रिसर्च के अंदर दोनों चीजें हैं, आपको उससे एडवांटेज भी हो सकता है, आपको उससे लॉस भी हो सकता है। जहां पर आपको बहुत सारा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, वहां पर आपको लॉस भी तो देखने को मिलता है ना। तो उस रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हैं ये देखोगे, उस रिसर्च के नुकसान, हार्म्स क्या है, लॉसेस क्या है, ये भी देखोगे, और कैन देन हार्म्स भी मिटिगेट। और ये भी देखते हो, मिटिगेट का मतलब होता है एक तरीके से एंड करना, खत्म करना। क्या करना? एंड करना, खत्म करना। तो आप ये भी देखते हो कि किसी तरीके से क्या उन नुकसानों को, वो जो लॉसेस हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, कैन वी मिटिगेट इट। और ट्रांसपेरेंसी एंड कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसेंट, अब ये तो आपको पहले बता दिया, रिसर्च का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, क्योंकि देखो जो बंदा आपकी रिसर्च का हिस्सा बन रहा है तो वो आप पे भरोसा कर रहा है, तो आप उसके भरोसे का लाभ नहीं उठा सकते हैं, भरोसे का मतलब समझ रहे हो ना, गलत फायदा नहीं होता यू का। इस कंसेंट है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो ले, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। देन आता लॉस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च करते हुए क्या आप कोई लॉज वगैरह तो ब्रेक नहीं करते, क्या आप लॉज को प्रॉपर्ली क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप लॉज को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चीजों को। कंसेंट का मतलब होता है इजाजत, पूछना चाहिए था हाँ, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तो पूछा ही नहीं था, है ना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं, वही बात। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कंसेंट का मतलब होता है किसी की इजाजत लेना, कंसेंट। क्लियर है? तो एथिक्स हो, बेनिफिट्स हो, हार्म हो, ट्रांसपेरेंसी और कंसेंट को परमिशन बोलते हैं। अनुमति। क्लियर? डिजायरेबल एलिमेंट्स टू इंश्योर एथिक्स। बोलना।